वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बोधी ट्री। दोस्तों, आज हम व्रज असाइनमेंट में सोशल साइंस का पेपर नंबर 2 का सेक्शन डी देखने वाले हैं। इस सेक्शन में लेंथी क्वेश्चन आते हैं और ये आपको ढंग से तैयार करने चाहिए। और ये जो एक क्वेश्चन है इसका वेटेज होता है 4 मार्क्स। तो आई विल एडवाइज टू यू कि इनको लिख के खास तैयार करो, क्योंकि इसमें से बहुत सारे एक मार्क के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदक विद्या एवं शल्य चिकित्सा के में प्राचीन भारत का महत्व समझाइए। वैदिक विद्या तो आप समझ गए होंगे, चिकित्सा, और शल्य चिकित्सा का मतलब होता है सर्जरी। सबसे पहले आप प्रश्नों को समझिए, यानी सर्जरी के क्षेत्र में, दवा के क्षेत्र में हमने क्या विकास किया था। तो भारत ने वैदिक विद्या और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सिद्धि प्राप्त की है। भारतीय वैदिक शास्त्र के महान प्रणेता महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट्ट, ये 3 नाम याद रखना। चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट, इन्होंने वैदिक शास्त्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। चरक ने लिखी थी पुस्तक चरक संहिता। इसमें उन्होंने 2000 से भी ज़्यादा वनस्पतियों का औषधियों के रूप में वर्णन किया था। महर्षि सुश्रुत ने लिखी सुश्रुत संहिता। इसमें इन्होंने शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के ऐसे धारदार साधनों का उल्लेख किया है जिससे बाल को सीधा खड़ा चीर सकते थे। यानी आज का जो हमारा मेडिकल साइंस है उसी तरह का विकसित विज्ञान हमारे पास था। वाग्भट्ट ने लिखी वाग्भट्ट संहिता, बराबर। ये तीनों ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट्ट संहिता प्रत्येक वेद के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्राचीन भारत के हिंदुओं के औषधि शास्त्र में खनिज, वनस्पति और प्राणी औषधियों का विशाल संग्रह शामिल है। दवा बनाने की बारीक विधियों के साथ दवाओं का वर्गीकरण तथा दवाओं के उपयोग हेतु सूचना दी गई। यानी जब इन दवाओं का इन ग्रंथों में उल्लेख किया गया है तो बताया गया कि इसको किस तरह बनाना है, किस तरह से उसका उपयोग करना है और इन दवाओं के उपयोग में किन चीज़ों का परहेज करना है। शल्य चिकित्सा में प्याले के आकार का पट्टा बांधकर खून का परिभ्रमण रोककर पेड़ू, मूत्राशय, हार्निया, मोतिया, पथरी, भगंदर आदि की शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी की जाती थी। टूटी हड्डियों को व्यवस्थित करना, शरीर में प्रविष्ट बाहरी पदार्थों को कुशलतापूर्वक बाहर निकालना, टूटे हुए कान या नाक की चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी भी जानते थे। तो प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत भारत में ही हुई थी, बराबर। आज भी इंग्लैंड में एक मेडिकल कॉलेज है, उसके बाहर महर्षि चरक की प्रतिमा लगाई गई है। यानी उन लोगों को एहसास है कि जो प्लास्टिक सर्जरी है उसकी खोज भारत में हुई थी और उस समय भी ऑपरेशन किए जाते हैं। वे विद्यार्थियों को मोम के पुतले मृत शरीर पर शल्य चिकित्सा द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान देते थे। यानी जो मेडिकल स्टूडेंट होते थे उनको मोम के पुतले द्वारा किस तरह से सर्जरी करनी है, या डेड बॉडीज होती थी, डेड बॉडी के ऊपर सर्जरी करना वो लोग सिखाते थे। वे स्त्री और बाल रोगों के विशेषज्ञ थे। बाल यानी हेयर नहीं, बाल यानी बच्चों के रोग। साथ ही वे रोगों के कारण और चिन्हों का वर्गीकरण करके उसका निदान करते और रोग मिटाने के बाद परहेज रखवाते थे। परहेज शब्द का मतलब होता है कि आपको कौन सी चीज़ नहीं खानी है, कि पर्टिकुलर दवा चल रही तो आपको कौन सी चीज़ नहीं खानी है। प्राचीन भारत में प्राणी रोगों का शास्त्र भी विकसित हुआ था, जिसमें हस्ती आयुर्वेद और शालिहोत्र का अश्वशास्त्र प्रख्यात था। तो प्राचीन जो राजा महाराजा थे उनकी सेना में घोड़े, हाथी होते थे, तो उनको भी बीमारियां होती हैं। तो हाथियों को जो रोग होता था उसके ऊपर पुस्तक लिखी गई थी हस्ती आयुर्वेद, और शालिहोत्र ने लिखा था अश्वशास्त्र। इसमें अश्व यानी घोड़े को अगर कोई बीमारी हो तो उसका निदान किस तरह करना है वो बताया गया था। वैदिक शास्त्र के विद्वान वाग्भट्ट ने निदान क्षेत्र में अष्टांग हृदय, याद रखना, वाग्भट्ट ने लिखा था अष्टांग हृदय, ये ग्रंथ लिख करके महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बनाई है उसको आप लोग खास याद कर लेना। और टिप्पणी लिखो, प्राचीन भारत का खगोल शास्त्र। तो देखो,
भारतीय शास्त्रों में खगोल शास्त्र सबसे प्राचीन है, बराबर। खगोल शास्त्र से संबंधित कई ग्रंथ भारत में लिखे गए। इन सभी ग्रंथों का प्राचीन विद्यापीठों में व्यवस्थित और गहन अध्ययन किया था। ग्रहों और उनकी गति, नक्षत्र तथा अन्य आकाशीय पदार्थों आदि के द्वारा गणना करके खगोल और ज्योतिष शास्त्र का विकास हुआ था। ग्रह और नक्षत्रों की गति के आधार पर ज्योतिष शास्त्र की रचना की गई थी कि जीवन पे, व्यक्ति के जीवन पर इन ग्रहों की दशाओं का क्या प्रभाव पड़ेगा। जिसके नाम पर भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। उन आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमने जो पहला सैटेलाइट छोड़ा था उसका नाम था आर्यभट्ट, बराबर। अब ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट को गणित का पिता भी कहते हैं। गुप्त युग के विद्वान आर्यभट्ट एक महान गणित शास्त्री एवं खगोल शास्त्री थे। और आर्यभट्ट ने सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भ्रमण करती है तथा चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण पृथ्वी की परछाई है। तो जब चंद्र और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्र तक पहुंच नहीं पाता है। इसको कहते हैं, उस घटना को चंद्र ग्रहण। ये बताने वाले थे आर्यभट्ट। इसी तरह ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ में गुरुत्वाकर्षण के नियम का उल्लेख किया है, बराबर। जिस गुरुत्वाकर्षण को नियम को हम आज तक ऐसा पढ़ते आए कि इसकी खोज न्यूटन ने की थी, एक्चुअली उसकी खोज की थी ब्रह्मगुप्त ने। और उन्होंने जो पुस्तक ग्रंथ लिखा था उसका नाम था ब्रह्म सिद्धांत। इसी तरह वराहमिहिर, ये महान खगोलवेत्ता और ज्योतिष शास्त्री थे। तो वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र के अंदर काफी योगदान दिया था और उन्होंने ज्योतिष शास्त्र में उसको 3 भागों में बांटा था, तंत्र, होरा और संहिता। अगला प्रश्न है, विश्व बाजार एवं भारतीय कृषि पर टिप्पणी लिखिए। तो क्या है? तो भारत का किसान अपनी कृषि की उपज को वैश्विक बाजार में बेचकर फायदा प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में वैश्वीकरण की नीति अमल में लाई गई। इस कारण कृषि के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आए हैं जो निम्नानुसार है। तो भारत के किसानों का जो प्रोडक्ट होता है, अनाज है, सब्जी है, फल है, ये दुनिया भर में सप्लाई किए जाते हैं। उसका कारण है वैश्विक बाजार की नीति। जैसे किसी फसलों के आयात निर्यात की प्रक्रिया सरल बनाई गई, जिस कारण गुजरात में से कपास, मिर्च, तिल चीन के बाजारों में एवं विश्व के विविध फल भारतीय बाजारों में मिल रहे हैं। जैसे कीवी है, कीवी पहले भारत में देखने को नहीं मिलता था, लेकिन आज अब कीवी हमको मन चाहे उतना भारत में मिल सकता है, बराबर। वैश्वीकरण से भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विक्रय किए जाते ऊंची कीमत के जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी बीज आए, जिससे कपास एवं मक्के के उत्पादन में वृद्धि हुई। अब देखें, जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी ऐसे बीज होते थे जिनका उत्पादन भी अधिक होता था और इनके ऊपर जो इंसेक्ट्स होते थे, जीवाणु, उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता था। तो इसके कारण कपास और मक्के का उत्पादन भारत में बढ़ा है। आयात सरल होने से हमारे घरेलू कृषि उत्पादनों को यहाँ स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भारत की कृषि के क्षेत्र में होने वाली स्पर्धा का सामना करने के लिए नवीन तकनीक अपनाकर गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। ये पॉइंट को समझिए। जैसे कि बासमती चावल, बासमती चावल की खोज भारत में हुई थी, लेकिन विदेशों के, दुनिया के बाजार में भारत की अपेक्षा वियतनाम के जो बासमती चावल है इसकी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है, बराबर। जबकि इसी तरह हमको मार्केट में अगर सरवाइव करना है तो हमको अपनी टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना होगा, नई चीज़ें हमको सुधारनी होगी। कुछ उत्पादनों को वैश्विक बाजार मिलने से उनके पेटेंट रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अब पेटेंट को समझिए,
ये पेटेंट जो है इसकी ऑफिस है अमेरिका में। अब जैसे भारत में जैसे मैंने बताया बासमती चावल है, हल्दी है, नीम है, इन सब के लिए पेटेंट के लिए युद्ध चल रहा है। मतलब तो जैसे हम कह रहे हैं कि भाई बासमती चावल हमारे वहाँ हुआ है, कुछ चाइना जैसे देश कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बासमती चावल हुआ है, तो जो देश अपनी उसमें मालिकी सिद्ध कर लेगा उसको ये पेटेंट का राइट मिल जाएगा। तो पेटेंट राइट मिलने से क्या होगा कि उस चीज़ की अगर कोई दूसरा व्यक्ति खेती करेगा तो उसको उस देश को उसके बदले में अमुक पेमेंट देना पड़ता है। इसे कहते हैं पेटेंट रजिस्ट्रेशन, बराबर। तो भारत सरकार को इसमें जाग करके अपने देश के जो उत्पादन हैं उनका हमको पेटेंट कराना चाहिए, नहीं तो हमारा काफ़ी आर्थिक नुकसान होगा। अगला प्रश्न है, अनाजों का राजा कहे जाने वाले धान्य की माहिती दीजिए। तो अनाजों का राजा किसे कहते हैं? गेहूं को। तो हमारे देश का दूसरा महत्वपूर्ण धान्य है गेहूं। पहला है धान यानी कि चावल, दूसरा है गेहूं। यह भारत की एक 1/3 एक तृतीयांश कृषि भूमि पर इसकी खेती की जाती है। साथ ही यह उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन भी है, बराबर। उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी चावल वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है। सॉरी ये मैं गेहूं की बात कर रहा हूँ, तो ये दक्षिण भारत में तो चावल है, उत्तर पश्चिम भारत में है गेहूं। यह समशीतोष्ण कटिबंध की रबी की फसल है। जो फसल ठंडी में ली जाती है उसे रबी की फसल कहते हैं। जैसे अभी ठंडी का मौसम चालू है तो अभी गेहूं की खेती लोगों ने गेहूं की बुआई चालू कर दी है। अब इसे काली दोमट मिट्टी एवं 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा अनुकूल रहती है। लेकिन अगर बारिश ना हो तो आप सिंचाई के द्वारा भी इसका उत्पादन कर सकते हैं। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा गेहूं का उत्पादन किया जाता है, परंतु जहां 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी बुआई नहीं होती। 100 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा पानी होगा तो तुम्हारा जो पौधा है वो सड़ जाएगा, इसलिए 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए। गेहूं की कृषि में यांत्रिकरण होने से श्रमिक की आवश्यकता कम पड़ी है एवं हरित क्रांति के बाद गेहूं का उत्पादन लगभग दुगना हो गया है। यांत्रिकरण यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग। पहले जहां बैल के द्वारा खेतों को जोता जाता था, आज उसकी जगह ट्रैक्टर आ गए हैं। काटने के लिए भी अलग यंत्र आ गए हैं, बराबर। थ्रेशर वगैरह आ गया है। हरित क्रांति, तो पहले हमारे देश में ऐसी सिचुएशन थी कि हमारे देश में 80% किसान होने के बावजूद स्वतंत्रता के बाद हमको अमेरिका से गेहूं भीख में मांगना पड़ता था। इस तरह की सिचुएशन थी। फिर हमने हरित क्रांति की और उसके बाद हमारा जो गेहूं का प्रोडक्शन है अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया है। देश में कुल गेहूं उत्पादन का 2/3 भाग का उत्पादन करने वाले राज्यों में है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। अब पंजाब है, इसको गेहूं का भंडार कहते हैं क्योंकि पंजाब की जमीन बहुत उपजाऊ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे भाखड़ा नागल बांध है सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध है, तो इस बांध के कारण सिंचाई की बहुत अच्छी सुविधा है, इसलिए पंजाब में गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसीलिए पंजाब को कहते हैं गेहूं का भंडार और गेहूं को कहते हैं अनाज का राजा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में भी इसका उत्पादन होता है। गुजरात में जो भाल क्षेत्र है, यहाँ का भालिया गेहूं बहुत ही प्रसिद्ध है। याद रखना, भाल क्षेत्र का भालिया गेहूं जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके उपरांत महसाणा, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा, यहाँ भी गेहूं का उत्पादन होता है। अब गेहूं को अनाज का राजा क्यों कहते हैं भाई? तो दुनिया में हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में गेहूं का उपयोग करता ही है, बराबर। यहाँ रोटी, भाखरी, सेवैयाँ, हलवा, लापसी, लड्डू, पूरी, सूखड़ी, पाव, केक, बिस्कुट आदि बनाने में गेहूं का उपयोग होता है। और इसके अलावा गेहूं में लगभग सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं। इस कारण से हम कहते हैं गेहूं को अनाज का राजा।
गरीबी निवारण के कार्यक्रम के माध्यम से कृषि क्षेत्र और ग्रामोदय से भारत उदय के कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी सरकार ने कृषि और गरीबी निवारण के लिए क्या क्या कदम किए हैं उसके हमको चर्चा करनी है। तो पहला है कृषि क्षेत्र के कार्यक्रम, सिंचाई, सड़क, फसल संरक्षण, सेंद्रीय कृषि और खेत उत्पादनों की बिक्री जैसे क्षेत्र में निम्नलिखित योजनाएं सरकार ने अपनाई है। इसमें सीधी आय प्राप्त हो और गरीबों की स्थिति सुधरे, यह मुख्य उद्देश्य रहा है। सीधी आय यानी बीच में जो मीडिएटर थे उनको सरकार ने हटा दिया है। प्रधानमंत्री कृषि योजना पहली योजना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये हेडिंग से याद रखना। आपको अगर ये हेडिंग से याद है तो आप राजा हो। तो राष्ट्रीय कृषि योजना के अधीन कृषि की वृद्धि दर बढ़े, कृषि से संलग्न विभाग विकसित करना, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करना, जमीन को सिंचाई के अंतर्गत लाना, टपक सिंचाई पद्धति से खेती करना जिससे कि प्रत्येक खेत को पानी मिल सके। अब देखो ये पूरा एक पैराग्राफ है, तो उसके बदले तो आपको लिखने का कि इसके अंतर्गत कृषि विभाग को विकसित किया गया है, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई गई है, इसके अंतर्गत सरकार ने कई बांध बनाए, चेक डैम का निर्माण किया गया है, टपक सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है जिससे कि पानी की बर्बादी ना हो। तो यानी ये लैंग्वेज आप इसी ढंग से लिखो ये जरूरी नहीं है। मुद्दा आपने समझ लिया, आप उसको अपने छोटे छोटे ढंग से अपने ढंग से लिख सकते हो। जल संकट को दूर करने के लिए छोटे बड़े और मध्यम कद के चेक डैम खड़े करना, ऐसे अनेक उपाय करके किसानों को कृषि के खतरे और कर्ज से बचाने, रोजगारी द्वारा आय पूर्ति से गरीबी बाहर निकालने का प्रयत्न किया गया। चेक डैम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई गांव है, उसमें जो ढाल वाला इलाका है वहाँ पे पानी इकट्ठा होकर ओवरफ्लो होता है या नदी में चला जाता है, तो वहाँ पे बांध बना देते हैं, फिर उसी बांध का सिंचाई में उपयोग होता है, उसे कहते हैं हम चेक डैम। तो चेक डैम बनाने से क्या होता है? सिंचाई की सुविधा मिल जाती है, फसल का अच्छा उत्पादन होगा और जो किसान है उसको कर्ज मांगना नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी इस योजना को समझिए। इस योजना में क्या होता है कि जैसे किसान है उसको एक बहुत ही नॉमिनल रकम पे बीमा लेना पड़ता है। तो किसान ने बीमा ले लिया, अब मान लो उसके ज़्यादा बारिश हुई या सूखा हुआ, उसकी फसल बर्बाद हो गई, तो जो जिसने जितनी अमाउंट का बीमा लिया है उतनी रकम उस किसान को मिल जाती है, बराबर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खेत सुरक्षा बीमा योजना को अधिक सुग्रथित करके प्राकृतिक आपदाओं से किसान को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आर्थिक सहायता देना, समर्थन भाव से कपास की खरीदी में बोनस और फसल के नुकसान से हर्जाना देना शुरू किया है। समर्थन भाव यानी समझिए, समर्थन भाव मतलब क्या होता है कि किसान जो है सरकार जो है गेहूं कपास जो उत्पाद है उनका समर्थन मूल्य घोषित करती है। जैसे मान लो कि गेहूं का समर्थन मूल्य किया 2500, यानी कि कोई भी किसान का गेहूं किसी भी किसान का गेहूं 2500 से कम में नहीं खरीद सकता, मिनिमम इतना तो देना पड़ेगा। अब मान लो कोई किसान है उसका जब अनाज नहीं बिकता तो उसको सरकार खरीद लेती है, इसे कहते हैं समर्थन मूल्य। तो इसके द्वारा सरकार जो समर्थन मूल्य देती है और हर्जाना देती है, जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि मान लो फसल बर्बाद हो गई तो सरकार उसको हर्जाना देती है किसान को, जिससे उसका परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद ना हो। राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, देखो ऐसे बड़े क्वेश्चनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये हेडिंग। जब आप उत्तर इनको याद करने बैठो तो हेडिंग को 10 बार लिख लो। अगर आपको हेडिंग आ गया ख्याल में तो उसके बाद आप लिख सकते हो, पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है हेडिंग। हेडिंग इसको 5 बार 10 बार लिख लेने का, तब जाके तुम्हारा भला होगा। तो पेयजल यानी पीने का जल, इसके अधीन प्रत्येक खेत को पानी, उपयोगी नहरों का ढांचा सुधारना, मिट्टी के कटाव को रोकना, अनुसूचित जनजाति के किसानों को नए ट्यूबवेल, क्षार प्रवेश नियंत्रण जैसे कार्यक्रम अमल में रखे हैं। जमीन का कटाव को रोकना,
अनुसूचित जाति के जो किसान हैं उनको सरकार मुफ्त में ट्यूबवेल बना के देती है, और ज़मीन में क्षार का प्रवेश होने से ज़मीन बंजर हो जाती है, तो उसको रोकने की जो योजना है वो भी सरकार ने बनाई है, जिससे कि खेती की जो ज़मीन है वो बर्बाद ना हो। तालाबों की खुदाई, वाटर शेड विकास, टाकी निर्माण, वर्षा के जल का संग्रह, वृक्षारोपण, नहर की लाइनिंग बनाना, पेड़ पौधे लगाना, चेक डैम का पुनरुद्धार करना, रोजगार लक्षी कार्यक्रम अमल में रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसी पर आधारित गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने की सहायता देती है। अब एक एक चीज़ समझिए। सरकार अभी मनरेगा योजना चल रही है भारत देश में। इसके अंतर्गत जो गांव के जो किसान होते हैं, खेती के अलावा के सीजन में उनको रोजगार दिया जाता है। वो नहर खोदते हैं, तालाबों की खुदाई करते हैं, जो चेक डैम है उनका पुनरुद्धार करते हैं। ये सब योजना होती है, इससे किसानों को रोजगार भी मिलता है। अब जैसे मान लीजिए कि तालाब खुदा, तो तालाब में जो पानी का संग्रह होगा उससे भी किसान को लाभ होता है, यानी कुल मिला के दुगना लाभ किसान को मिलता है। कृषि ऋण योजना, कृषि क्षेत्र में लाभदायक योजनाओं में राज्य सरकार ने खरीफ की फसल के लिए काफ़ी कम ब्याज दर पर बैंक द्वारा कर्ज देना, पशुपालन के लिए खाद संग्रह के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, और केंद्र सरकार के सिंचाई कार्यक्रमों में भी राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। गुजरात सरकार ने गरीबी निवारण के उपाय हाथ में लिए हैं, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा पिछले दशक से गरीब कल्याण मेले आयोजित कर गरीबों को स्वावलंबन के लिए आवश्यक सहायता दी जाती है। गरीब कल्याण मेला, इसको समझिए, ये गुजरात में लगता है। इसमें जैसे पर्टिकुलर किसी गांव में इस तरह का मेला लगा है, तो वहाँ के किसानों को बुलाया जाएगा, उनको जो खेती के साधन हैं ये सरकार मुफ्त में देती है, जिससे कारण किसान को जो साधन बसाने में पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। इसको बोलते हैं गरीब कल्याण मेला। ई नाम योजना, इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए राष्ट्रीय बाजार खड़ा किया गया है, जिसमें किसान ऑनलाइन अपने उत्पादन को सूचीबद्धित कर सकते हैं। यानी किसान ऑनलाइन अपना जो प्रोडक्ट है उसकी रजिस्ट्रेशन करा देता है, उसके द्वारा वो अपनी चीज़ को बेच सकता है। व्यापारी किसी भी जगह से उस उत्पाद की बोली लगा सकता है। इस प्रकार बिचौलियों, दलालों से होते नुकसान से किसानों को बचाकर अधिक भाव रूपी मूल्य मिले और स्पर्धा से अधिक लाभ मिले, इस योजना का उद्देश्य है। जैसे कि मान लो आपको बताऊं मैं, नकदी फसल में एक खास होता है, जैसे जीरा है, इसबगुल है। जैसे मान लो गुजरात का कोई किसान है, उसने अपने ई नाम योजना के अंतर्गत अपना जीरा का रजिस्ट्रेशन करा दिया कि भाई मेरे पास 10 टन या 20 टन जीरा है, तो उत्तर प्रदेश का कोई व्यापारी उसकी बोली लगाएगा, मध्य प्रदेश का जो व्यापारी उसकी बोली लगाएगा, तो उसको जो ज़्यादा कीमत देगा उसको वो अपना प्रोडक्ट बेच देगा। तो इससे किसान को काफ़ी लाभ होता है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी की विशालता का वर्णन कीजिए। तो भारत में राज्यों के अनुसार बेरोजगारी की मात्रा अलग अलग है। साथ ही रोजगार विनिमय केंद्रों में रोजगार इच्छुकों के नाम दर्ज करवाने में उदासीनता के कारण बेरोजगारों की निश्चित मात्रा या अंदाज निकालना मुश्किल है। फिर भी भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नेशनल सैंपल सर्वे के आधार पर भारत में बेरोजगारी की व्यापकता की जानकारी मिलती है। ये रोजगार विनिमय केंद्र, इसको समझिए, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। इसमें कोई व्यक्ति है जिसके पास अगर कोई पर्टिकुलर डिग्री है, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाके अपना नाम दिखा देता है कि भाई मेरे पास रोजगार नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में से उसके लिए जब भी कहीं पे वैकेंसी होती है तो उसको कॉल लेटर भेजा जाता है। पर क्या सभी लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो उसके कारण जो कितने बेरोजगारी है उसका डेटा हमको मिलता नहीं है। भारत में 2009-10 में प्रति 1000 व्यक्तियों, शहरी में 34 व्यक्ति यानी 3.4%, जबकि ग्राम में 16 व्यक्ति यानी 1.6% बेरोजगारी थी। कब की बात हो रही है? 2009-10 की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आंकड़े आपको याद होने चाहिए। शहरों में बेरोजगारी थी 3.4%,
और ग्रामीण में रोजगारी थी 1.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार 116 मिलियन लोग रोजगारी की खोज में थे। 116 मिलियन, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, इसको याद रखो। यानी कि 11.6 करोड़ लोग रोजगारी की खोज में थे। इसमें से 32 मिलियन यानी 3.2 करोड़ अशिक्षित बेरोजगार और 8.4 मिलियन यानी 8.4 करोड़ शिक्षित बेरोजगार थे। इनकी उम्र 15 से 24 वर्ष की है। ऐसे लगभग 4.70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। लेबर ब्यूरो सर्वे के अनुसार भारत में 2013-14 में बेरोजगारी की दर 5 से 4% पाई गई है, जिसमें गुजरात में प्रति 1000 12 व्यक्ति और स्त्रियों की बेरोजगारी दर 7.7% थी। अब देखिए, वृद्धों की समस्या का वर्णन तथा उनके रक्षण और कल्याण का संबंधी प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो वृद्ध और असहाय व्यक्तियों की समस्या विश्वव्यापी यानी पूरी दुनिया में ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। उसमें जीवन की वृद्धावस्था में सुरक्षा और सुविधा के लिए समाज को चिंता और चिंतन करने का कर्तव्य है। तो वृद्ध और असहायों की समस्या क्या है भाई? तो वृद्धावस्था एक प्राकृतिक क्रम है। जो बच्चा है वो जवान होगा, जवान है वो बूढ़ा होगा। इस उम्र में व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। इसके कारण उन्हें बाकी का जीवन दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत में स्वास्थ्य विधेयक, सेवाओं, आधुनिक चिकित्सा देखभाल, औषधि सुविधाओं के कारण व्यक्ति की आज औसत आयु में 4.3 वर्ष की वृद्धि हुई है। अभी जो औसत आयु हमारे देश में बढ़ गई है। 2001-2005 के समयांतर में भारत की प्रजा की औसत आयु 63.2 वर्ष थी, जबकि 2015 में हो गई 64.5। यानी उम्र जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है। भारत में 2001 से 2011 के एक दशक में वृद्धों की संख्या 2.75 करोड़ की वृद्धि हुई है। बराबर। एक अनुमान के अनुसार वृद्ध महिलाओं की संख्या 5.28 करोड़ और पुरुषों की संख्या 5.11 करोड़ है। ये आंकड़े सभी याद रखने हैं आपको बार बार। भारत में सबसे अधिक वृद्धियों की संख्या केरल में और सबसे कम संख्या है अरुणाचल प्रदेश में। गुजरात में वृद्धों की संख्या है 35 लाख। वृद्धों की बढ़ती संख्या और उनकी औसत आयु में वृद्धि होने से सामाजिक एवं शारीरिक समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता है। समस्याओं का कारण क्या है? पश्चिमी संस्कृति, विभक्त परिवारों में रहने वाले एवं खुले विचारों की संतान वृद्ध माताओं के प्रति अपना नैतिक कर्तव्य भूल जाती है। पहले क्या होता था? संयुक्त परिवार होते थे। एक परिवार में 4 भाई, तो 4 भाई मिलके रहते थे, तो माता पिता की देखभाल करने में कोई समस्या नहीं होती थी। आज क्या है? आप 2 भाई हैं तो दोनों अलग रह रहे हैं, माता पिता कहाँ रहेंगे किसी को नहीं मालूम। तो ऐसी जो विभक्त परिवार है उसके कारण समस्याएं बढ़ी हुई है। और आज के जो बच्चे हैं ये अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते। तो इन सभी इस तरह की सोच के कारण, और ये सब चीज़ें हमारे अंदर आई हैं पश्चिमी जो वेस्टर्न कल्चर के चलते, जिसके कारण वृद्धों की समस्या खड़ी हुई है। वृद्ध माता पिता को आर्थिक सहायता, संवेदना और भावना शून्य व्यवहार में मजबूर होकर वृद्धाश्रमों में रहना पड़ता है। जो वृद्ध माता पिता का देखभाल नहीं करेंगे तो उनको मजबूरी में वृद्धाश्रमों में रहना पड़ता है। वृद्धों और असहायों को रक्षा के उपाय, तो हमें क्या करना चाहिए? वृद्धों की समस्याओं के प्रति लोगों का ध्यान खींचने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सन 1999 के वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दर वर्ष और 1 अक्टूबर के दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व वृद्ध दिवस के रूप में घोषित किया। ये दोनों चीजें याद रखना। 1999 अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष और 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व वृद्ध दिवस। वृद्धों और असहाय व्यक्तियों की रक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या है? तो वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति
1999 में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी, जिसके तहत वृद्धों को पेंशन दी जाती है, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, याद रखना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना, ये दोनों जो योजनाएं हैं, इसके अंतर्गत जो वृद्ध है उन्हें पेंशन दी जाती है। सीनियर सिटीजन्स के लिए स्कीम के तहत वृद्धों को बैंक या पोस्ट ऑफिस में रखे डिपॉजिट पर अधिक ब्याज दे दिया जाता है। जो सीनियर सिटीजन है इनको ब्याज अधिक मिलता है, और इनको जो सीनियर सिटीजन होते हैं इन्हें बस, रेल और हवाई यात्रा में 40 से 50% तक की राहत दी जाती है। राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक सुविधाजनक वृद्धाश्रम खोले हैं। वृद्धाश्रम में संगीत, योग, खेलकूद और मानसिक क्षमता बढ़े ऐसी प्रवृत्तियों द्वारा जीवन में शांति स्थापित करने का प्रयास किया है। वृद्धों के लिए शहरों में अलग बगीचे खोले गए हैं। वृद्धों की सुरक्षा और सलामती हेतु तथा घरेलू हिंसा, शोषण और अत्याचारों के विरुद्ध सरकार ने माता पिता और सीनियर सिटीजन्स की देखभाल और कल्याण संबंधी कानून 2007 में लागू किया। इस कानून के अनुसार वृद्धों को परेशान करने वाली उनकी संतानों को सजा और दंड का प्रावधान किया गया है 2007 के कानून के अनुसार। वृद्धों की देखभाल की जिम्मेदारी कानूनी तौर से उनके परिवार वाले, सगे संबंधियों को दी गई है। वृद्ध अपनी संतानों से कानूनी रूप से भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने विशिष्ट योगदान के लिए प्रौढ़ों को सम्मानित करने का कार्यक्रम लागू किया है। ये सब जो सरकार की योजनाएं हैं, जिसके कारण जो वृद्ध हैं उनको संरक्षण और प्रोत्साहन मिलता है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमको नक्शा भरना है। तो जैसे पहला प्रश्न है रेगिस्तानी जमीन, तो रेगिस्तानी जमीन या तो गुजरात में आप कच्छ में दिखाओ या राजस्थान में घुस जाओ, थार के रेगिस्तान में। काजीरंगा, काजीरंगा ये कहाँ है? आसाम में। चाय का उत्पादन करने वाला असम में घुस जाओ, केरल में भी घुस जाओ चलेगा। सूती कपड़े का उद्योग का केंद्र लुधियाना में दिखाना है। तब चलो नक्शा देख लेते हैं हम। देखो लुधियाना है पंजाब में और पंजाब इत्थे है, काजीरंगा आसाम में है, तो आसाम इत्थे है। रेगिस्तानी जमीन हमने कच्छ में दिखा दी, ये कच्छ का पट्टा है जो पाकिस्तान से मिला हुआ है, बराबर। तो याद रखना ये उत्तर में आया हुआ है हमारा पंजाब, ये पाकिस्तान बॉर्डर है यहाँ पे, और यहाँ पे है लुधियाना। काजीरंगा ये आसाम में है। ये काजीरंगा जो अभयारण्य है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और चौथा कौन सा था? चाय का उत्पादन। चाय का उत्पादन ये रहा, आसाम, सिक्किम में दिखा दिया जाए। सिक्किम इसके लिए फेमस है, बराबर। केरल में भी आप दिखा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ हमारा पेपर पूरा हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।